तलाक के बाद ईएमआई का बोझ, किसका घर, किसकी जिम्मेदारी। जरा सोचिए, आपने अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने सपनों का घर खरीदा। एक ऐसा घर जो आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत और आपके आने वाले कल की नींव था। हर ईंट में दोनों की उम्मीदें जुड़ी थी, हर दीवार पर खुशियों का रंग चढ़ा था। लेकिन अचानक एक दिन सब बिखर गया, रिश्ता टूटा, साथ छूटा और अब सवाल उठा, उस घर का क्या होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, उस घर की ईएमआई कौन भरेगा। बैंक तो भावना नहीं समझता, लेकिन जिंदगी का गणित बड़ा जटिल होता है। तलाक के बाद जहां दिल बंटते हैं, वहीं कागजों पर जिम्मेदारियां जस की तस रह जाती हैं। घर खरीदना किसी भी कपल के लिए एक सपना होता है। वो दिन याद करिए जब दोनों ने मिलकर घर की तलाश शुरू की थी। रियल एस्टेट एजेंट के साथ घूमना, हर लोकेशन पर अपने सपनों का नक्शा बनाना और आखिरकार एक फ्लैट देखकर कहना, यही हमारा घर होगा। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये सवाल उठेगा कि अब ईएमआई कौन भरेगा। उस वक्त तो बस इतना सोचा गया था कि दोनों मिलकर ये लोन चुकाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ कमाएंगे और एक साथ सपनों को सजाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी प्लानिंग होती है। कभी कभी रिश्तों में ऐसी दरारें आ जाती हैं जिन्हें भरना नामुमकिन होता है। जब तलाक का फैसला होता है तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ वो हर चीज बिखर जाती है जो कभी साथ मिलकर बनाई गई थी। और घर जो कभी हमारा घर था, अब विवाद का केंद्र बन जाता है। बैंक के लिए तो मामला साफ है, आपने लोन लिया तो दोनों को बोरोवर हैं। लेकिन इंसानों के लिए ये भावनाओं, यादों और हक की जंग बन जाती है। बैंक की नज़र में पति पत्नी दोनों बराबर जिम्मेदार होते हैं। जब दोनों ने मिलकर जॉइंट होम लोन लिया तो बैंक ने ये नहीं पूछा था कि कौन ज्यादा कमाता है, कौन ज्यादा प्यार करता है या कौन ज्यादा समझदार है। बैंक ने सिर्फ ये देखा कि दो लोग मिलकर पेमेंट करेंगे, दो लोगों के सिग्नेचर हैं, दो लोगों की आमदनी से लोन सुरक्षित है। और इसलिए बैंक के लिए तलाक का कोई मतलब नहीं होता। कोर्ट में चाहे रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन बैंक के रिकॉर्ड में आप दोनों अब भी को बोरोवर हैं। अगर एक व्यक्ति ईएमआई देना बंद कर देता है तो बैंक बाकी की रकम दूसरे से वसूल करेगा। यही वो पल होता है जब इंसानी कानून और बैंकिंग कानून के बीच का फर्क सबसे ज्यादा महसूस होता है। अब सोचिए, अगर पति पत्नी में से एक कहे कि वो अब उस घर में नहीं रहना चाहता, तो क्या उसका लोन से नाता खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किससे अलग हो चुके हैं। बैंक का रिश्ता आपके रिश्ते से नहीं, बल्कि आपके दस्तावेजों और सिग्नेचर से होता है। इसलिए जब तक लोन पूरा नहीं चुकता, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी बनी रहती है। यहां तक कि अगर एक व्यक्ति ने पूरा लोन चुका दिया तो भी घर की मालिकी उस व्यक्ति के नाम नहीं आती जब तक कि लीगल ट्रांसफर ना हो। यही वो स्थिति है जहां कानून और इंसाफ की व्याख्या शुरू होती है। अगर घर दोनों के नाम पर है तो दोनों का बराबर हक है, चाहे एक व्यक्ति ने सारी ईएमआई क्यों ना भरी हो। और अगर सिर्फ एक व्यक्ति घर में रह रहा है तो भी दूसरा व्यक्ति कानूनी तौर पर अपने हिस्से का दावा कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट या आपसी समझौते से तय किया जाता है कि घर किसे मिलेगा और कौन लोन चुकाएगा। लेकिन सच ये है कि ऐसा समझौता करना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात जुड़ी होती है आत्मसम्मान, भरोसे और बीते वक्त की। अब एक और स्थिति लीजिए, अगर घर पति के नाम पर है लेकिन लोन दोनों ने मिलकर लिया था। ऐसे में तलाक के बाद पत्नी कहती है कि उसने भी ईएमआई भरी है तो उसका भी हक बनता है। वहीं पति कहता है कि घर मेरा है क्योंकि टाइटल मेरे नाम पर है। ऐसे मामलों में कोर्ट ये देखता है कि किसने कितना योगदान दिया। अगर पत्नी ने ईएमआई में हिस्सा नहीं दिया तो उसका मालिकाना हक साबित करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर उसने पेमेंट में योगदान किया है तो उसे भी हिस्सेदारी का अधिकार मिल सकता है। यहाँ दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट सबसे बड़ी गवाही बनते हैं, जो बताते हैं कि असल में किसने लोन चुकाया। अब मान लीजिए कि पति ने पूरा लोन भरा, लेकिन घर पत्नी के नाम पर है। कानून साफ कहता है कि प्रॉपर्टी का मालिक वही है जिसके नाम पर टाइटल डीड रजिस्टर्ड है, यानी घर पत्नी का माना जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर पति ये साबित कर दे कि उसने ही पैसे दिए थे, उसने ही ईएमआई चुकाई थी, तो वो कोर्ट में अपने हिस्से का दावा कर सकता है। वहीं अगर पत्नी ने कोई आर्थिक योगदान नहीं दिया तो कोर्ट उसे 100% मालिक नहीं मानता। हालांकि पति को अपने दावे के समर्थन में पुख्ता सबूत देने पड़ते हैं। इस पूरे मसले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि घर की कीमत से ज्यादा भावनात्मक बोझ बढ़ जाता है। तलाक के बाद जो एक साथ कमाया गया घर था, वही अब दो लोगों के बीच दीवार बन जाता है। कभी वही दीवार हंसी की गूंज से भरती थी, अब वही दीवार कोर्ट के नोटिस और वकीलों की बहस सुनती है। कई बार ये विवाद सालों तक चलता है, न बैंक को पेमेंट मिलता है और न घर का मालिक तय होता है।
और बीच में लोन का ब्याज बढ़ता रहता है, जैसे किसी टूटे हुए रिश्ते की पेनल्टी। अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से फैसला करें तो एक रास्ता होता है, लोन ट्रांसफर। यानी अगर पत्नी या पति में से कोई एक पूरा लोन अपने नाम पर लेना चाहता है तो बैंक की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। लेकिन बैंक यहां भी आसानी से नहीं मानता। वो पहले नए बोरोवर की इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट क्षमता की जांच करता है। अगर बैंक को यकीन होता है कि नया व्यक्ति अकेले ईएमआई चुका सकता है, तब जाकर लोन ट्रांसफर की अनुमति दी जाती है। लेकिन अगर बैंक को जरा भी रिस्क दिखे तो वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। यानी आपसी सहमति होने के बावजूद बैंक का हाँ या ना ही असली फैसला तय करता है। अब सोचिए, अगर तलाक के बाद दोनों में से कोई भी लोन भरने से इनकार कर दे तो क्या होता है? बैंक ऐसे में प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। यानी वो घर जो कभी सपनों का था, अब बैंक की नीलामी में बिक सकता है। ये वो स्थिति होती है जब दोनों पक्ष न सिर्फ घर बल्कि अपनी वित्तीय साख भी खो देते हैं। उनका सिबिल स्कोर गिर जाता है और भविष्य में लोन लेना लगभग असंभव हो जाता है। एक रिश्ता खत्म होता है, लेकिन उसकी गूंज सालों तक आपके क्रेडिट रिपोर्ट में गूंजती रहती है। इस पूरी कहानी में एक और संवेदनशील पहलू है, महिलाओं की सुरक्षा। कई बार महिलाएं घर की को बोरोवर होती हैं, लेकिन वे घर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती। अगर तलाक हो जाता है और पति ईएमआई भरना बंद कर देता है तो बैंक पत्नी से भी पैसा वसूल सकता है, और अगर पत्नी नहीं चुका पाती तो घर नीलाम हो सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि महिलाएं ऐसे जॉइंट लोन में अपनी स्थिति और जिम्मेदारी अच्छी तरह समझकर ही कदम बढ़ाएं। हर दस्तावेज पर साइन करने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका अधिकार कहां तक है और आपकी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है। कई कपल्स इस स्थिति से बचने के लिए प्री मैरिटल या पोस्ट मैरिटल फाइनेंशियल अग्रीमेंट करते हैं, जिसमें साफ लिखा होता है कि तलाक की स्थिति में घर, लोन और ईएमआई की जिम्मेदारी कैसे बांटी जाएगी। भारत में ये चलन अभी नया है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसकी अहमियत समझ रहे हैं, क्योंकि अदालतों में ऐसे मामलों का निपटारा लंबा चलता है, जबकि पहले से की गई कानूनी तैयारी बाद में बड़ी राहत देती है। अगर पति पत्नी दोनों में आपसी समझ बनी रहे तो एक विकल्प ये भी होता है कि घर बेच दिया जाए और उससे मिले पैसे से लोन क्लियर कर दिया जाए। बचे हुए पैसे को दोनों के हिस्से के हिसाब से बांटा जा सकता है। ये रास्ता सबसे प्रैक्टिकल और शांतिपूर्ण होता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष में अब भी बातचीत की गुंजाइश बची हो। वास्तविक जीवन में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां घर की ईएमआई ने तलाक के बाद जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। दिल्ली की सीमा और रोहित की कहानी लीजिए। दोनों ने मिलकर घर लिया, जॉइंट लोन लिया, लेकिन 3 साल बाद रिश्ता टूट गया। रोहित ने ईएमआई देना बंद कर दिया, बैंक ने सीमा से वसूली शुरू की। अंततः सीमा को अपना गहना बेचकर ईएमआई चुकानी पड़ी, क्योंकि बैंक के लिए को बोरोवर शब्द का मतलब था बराबर जिम्मेदारी, चाहे भावनाएं कुछ भी कहें। वहीं मुंबई में एक और केस में पति ने पूरा लोन चुका दिया, लेकिन घर पत्नी के नाम पर था। कोर्ट ने कहा, भले ही पत्नी ने ईएमआई नहीं भरी, लेकिन अगर वो साबित कर दे कि घर का नाम उसके नाम पर पति की मर्जी से हुआ था, तो पति पूरा हक नहीं मांग सकता। इस तरह के फैसले दिखाते हैं कि हर केस का हल अलग होता है, कोई एक फॉर्मूला सब पर लागू नहीं होता। इस कहानी का असली सबक यही है, जब भी कोई कपल घर खरीदने का फैसला करे तो सिर्फ प्यार और सपनों से नहीं, बल्कि समझदारी और कानून की जानकारी से भी काम ले। जॉइंट लोन लेते वक्त हर जिम्मेदारी को लिखित में तय करें। ये तय करें कि अगर किसी कारण से रिश्ता टूटे तो ईएमआई कौन भरेगा, घर किसके नाम रहेगा और कौन सी शर्तें लागू होंगी। इन बातों पर पहले बात करना मुश्किल जरूर है, लेकिन बाद में ये बहुत बड़ा संकट टाल सकता है। बैंकिंग विशेषज्ञ कहते हैं, लोन इज अ फाइनेंशियल रिलेशनशिप, नॉट एन इमोशनल वन। यानी बैंक को आपकी कहानी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ पेमेंट चाहिए। चाहे आप साथ हों या अलग, बैंक का कैलेंडर हर महीने ईएमआई की तारीख देखता है, आपकी वैवाहिक स्थिति नहीं। अगर हमारी वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके सवालों का जवाब देना और सुझावों को सुनना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और हां, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से जुड़े रहें। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत विभिन्न समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त करता है। हमारा प्रयास रहता है कि हर रिपोर्ट और सारांश सटीक और सत्यापित हो, लेकिन किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य केवल आपको सटीक जानकारी प्रदान करना है।